आईडी के कोचिंग कैंपस के करंट अफेयर्स सेगमेंट में मैं राधा कृष्ण आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग करंट अफेयर्स में 10 क्वेश्चन लेकर के जो आए हुए हैं, आइए उनको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित बीमारियों के संदर्भ में विचार करें। रिंडरपेस्ट, चिकन पॉक्स, चेचक। ध्यान देंगे इसको दिया क्यों गया है, क्योंकि कल न्यूज में है, न्यूज ऑन AIR पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि WHO और यूनाइटेड नेशन ने मिलकर के एक पोस्टल, WHO और यूनाइटेड नेशन के पोस्टल एजेंसी ने मिलकर के एक स्टाम्प निर्गत किया है। वो स्टाम्प क्यों निर्गत किया है? टिकट, एक तरह का डाक टिकट निर्गत किया है। वो डाक टिकट क्यों निर्गत किया है? क्योंकि वो 40वीं वर्षगांठ मना रहे थे। 40वीं वर्षगांठ किस बात का? तो बोलते हैं कि चेचक जो है 1977 में 1977 में चेचक का अंतिम मामला पाया गया और 1980 में ये घोषित कर दिया गया कि WHO द्वारा कि चेचक पूरी तरीके से पूरी दुनिया से मतलब उन्मूलित हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो 1980 में ये घोषित किया गया था। अब 40 साल हो गया, तो 40वीं वर्षगांठ पर एक टिकट, डाक टिकट जारी किया गया है उसके उपलक्ष्य में। ये न्यूज में था, ठीक है। आपके एग्जाम में ये सवाल यहां से खूब पूछता है। तो ये देखिए, ये चेचक है एक तरह की संक्रामक बीमारी है। संक्रामक बीमारियों का मतलब होता है वो बीमारियां जो मनुष्य से एक से दूसरे में फैल सके, उसे संक्रामक बीमारी कहते हैं। जैसे अभी कोविड-19 जो है या कोरोना वायरस, ये संक्रामक बीमारी है, पैंडेमिक है, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैल जाता है। छुआछूत की बीमारी एक तरह से हो सकती है, इसे कह सकते हैं आप, ठीक। तो चेचक जो है ये भी एक संक्रामक बीमारी। दो तरह के इसमें वायरस जो है इन्फेक्शन होते थे। बोलता है एक था वेरियोला मेजर और दूसरा वेरियोला माइनर। वेरियोला मेजर और वेरियोला माइनर, ये चेचक जो है दो तरह के, मतलब आप लोगों ने सुना होगा बड़ी माता छोटी माता, है ना। तो मेजर मतलब मुख्य, माइनर मतलब छोटी, ठीक। तो वेरियोला मेजर और वेरियोला माइनर, ये दो तरह के वायरस, मतलब एक ही वो थे लेकिन दो अलग अलग सीवियरिटी के थे। मतलब कि एक से कम प्रभाव था तो दूसरे से ज़्यादा प्रभाव, उल्टी, उसके बाद बुखार होना और शरीर के चमड़ों पर चकत्ते पड़ जाना। और यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि जो लोग बीमार होते थे उसमें से 30% लोगों की मृत्यु हो जाती थी, ठीक। तो ये एक ऐसी मतलब जो बीमारी थी 40 साल पहले, इसको इरेडिकेट किया जा चुका है। तो जिसके उन्मूलन के बाद 40 साल बाद आज एक स्टाम्प टिकट जारी किया गया था कल, तो इसलिए ये न्यूज़ में था, तो इसको मैंने क्वेश्चन के रूप में आपको दिया है, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर ये चेचक एक ऐसी बीमारी है जो पूर्णतः इरेडिकेट हो चुकी है। चिकन पॉक्स अभी भी है, चिकन पॉक्स अभी इरेडिकेट नहीं हुआ है, ये अभी भी है। रिंडरपेस्ट भी एक बीमारी है जो मुख्य रूप से जानवरों में पाई जा रही थी, ठीक है। अफ्रीका के बहुत सारे जानवर जो है, सारे भैंस, ऊंट सब इससे मारे गए थे। ये दोनों बीमारियां वर्तमान में भारत से इरेडिकेट हो चुकी है, भारत से खत्म हो चुकी है। तो सवाल में आपके दिया हुआ था कि इन तीनों में से कौन से भारत से मूलतः खत्म हो चुके हैं, पूर्णतः खत्म हो चुके हैं। तो ये रिंडरपेस्ट और चेचक, ये दोनों आपके सही आंसर हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इनमें से कौन से नगर निगम ने हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? प्राणवायु कार्यक्रम क्या? ध्यान देंगे मेरी बात। अगर आप ये समझें तो
जो रेस्पिरेटरी डिजीज है वो काफी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। रेस्पिरेटरी डिजीज में मतलब मुख्य रूप से समझिए कि लोगों के जो श्वसन तंत्र है उसमें समस्या आती है। पर्याप्त मात्रा में उनके शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, ठीक है। तमाम तरीके की समस्याएं हो सकती हैं। तो ध्यान देंगे, जब आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई फिर आपका शरीर कभी स्वस्थ नहीं रह सकता है ना। तो ध्यान देंगे, ये जो कोरोना वायरस है उन लोगों को ज्यादा अफेक्ट कर दे रहा है जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम कमजोर है। जिसका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा है, मैंने आपको पढ़ाया होगा पिछले कुछ 1-2 क्लास के पहले हैप्पी हाइपोक्सिया पढ़ाया था, यानी कि उनको कोरोना वायरस हो गया है उसके बाद भी वो स्वस्थ है। क्यों स्वस्थ है? क्योंकि उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम सही है। जिसका रेस्पिरेटरी सिस्टम सही होगा उसको ये कोरोना वायरस उतना इफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ध्यान देंगे, प्राणवायु कार्यक्रम में मुख्य रूप से ये लोगों के श्वसन सिस्टम पर जो है, जो श्वसन स्वास्थ्य है उसको बढ़ाने के लिए बंगलौर शहर में इसको शुरू किया गया है, जिससे कि कोई भी बीमारी ऐसी जो कोविड-19 जैसी है वो अगर आती है तो लोग अपने आप को उससे बचा सकें। क्लियर है? तो उसमें क्या होगा, तमाम तरीके के प्राणायाम सिखाए जाएंगे कि आप प्राणायाम करोगे, योगा करोगे तो उससे आपका जो श्वसन तंत्र है वो मजबूत रहेगा, है ना। आप देखिए अनुलोम विलोम होता है ना, कपालभाति होती है, अनुलोम विलोम होता है। तो अनुलोम विलोम बेसिकली ये एक प्राणवायु कार्यक्रम के रूप में भी जो है उसको आप देख सकते हैं, जो कि आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको मजबूत करता है, ठीक। शरीर में ऑक्सीजन पहुंचने के लिए पर्याप्त समय मिलता है ना, पर्याप्त मात्रा भी मिल जाती है। तो यहां पर जो आंसर सही होगा वो बंगलुरु सही होगा। तो ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS, नमूना सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। कल अभी आप देखेंगे जो है न्यूज़ में, तो ये आपको इंडियन एक्सप्रेस अखबार से लिया गया है, मैंने लिया है यहाँ पर। तो SRS सभी अखबारों में होगा, ये SRS बुलेटिन जारी किया गया है किसके द्वारा? भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने 2018 का नमूना पेश किया है, ठीक है। ये नमूना बेसिकली है क्या? ध्यान दीजिए, ये नमूना मुख्य रूप से ये जन्म दर, मृत्यु दर, फिर बच्चों के जन्म दर और उसके बाद जन्म एवं मृत्यु दर के संकेतकों के बारे में सर्वे करता है, ठीक है। सर्वे करता है ये SRS, ठीक। इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 1964-65 में हुई थी। मतलब कुछ जगहों पर लागू किया गया था पायलट, कुछ जगहों पर लागू किया गया था 1964-65 में, लेकिन 1969-70 से पूरी तरीके से लागू कर दिया गया। पूरे देश में राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर, मतलब राष्ट्र और राज्य स्तर पर हर जगह ये सारे सैंपल इकट्ठा करने का काम करता है, ठीक है। इकट्ठा हो जाता है तो उसको जारी करने का जो बुलेटिन होगा उसको जारी करने का काम भारत का रजिस्ट्रार जनरल करेगा, ठीक है। तो 2018 का जो नमूना इकट्ठा किया गया, अभी जो है कल उसको बुलेटिन के रूप में पेश किया गया। तो क्या है नमूने? बेहद इंपॉर्टेंट, इम्तहान के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट, है ना। अब ये मान के चलिए कि आज तक जितना आपने क्लास किया है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक तरह से है, ये पूछना ही पूछना है, हर इम्तहान में पूछना है, ठीक है, घुमा फिरा के पूछेगा। तो देखिए इसमें जो बुलेटिन जारी किया गया उसमें बोला कि 2018 में राष्ट्रीय जो जन्म दर है वो प्रति 1000 व्यक्ति 20 मानी, मतलब 20 पाई गई। मतलब 1000 व्यक्ति अगर रह रहे हैं तो एक साल में वहां पर 20 लोग और बढ़ जा रहे हैं, 20 लोग और पैदा हो रहे हैं। क्लियर है? ये जन्म दर है। बिहार में सबसे ज्यादा जन्म दर पाया गया 26.2, वहीं अंडमान में सबसे कम जन्म दर 11.2 पाया गया, ठीक।
बोलता है भारत के शहरी इलाके की बात करेंगे, कुछ भी पूछ सकता है आपसे इम्तिहान में, सबसे अधिक पूछ सकता है, सबसे कम पूछ सकता है, ठीक है। शहरी इलाके में 16.7, यानी कि 1000 लोग अगर रह रहे हैं तो 16.7 लोग पैदा हो रहे हैं, और अगर ग्रामीण की बात करेंगे तो 21.6 लोग जन्म ले रहे हैं 1000 लोगों में। ये हो गया जन्म दर, और ये हो गया मृत्यु दर की बात करते हैं तो बोलता है कि प्रति 1000 में 2018 के अंतर्गत, मतलब सन 2018 में 1000 जनसंख्या पर 6.2 लोगों की मृत्यु हो रही है, जिसमें सबसे ज्यादा मृत्यु छत्तीसगढ़ में हो रही है 8 लोगों की, और दिल्ली में 3.3 लोगों की मृत्यु हो रही है, ठीक। तो दिल्ली का जो मोर्टालिटी रेट है वो सबसे कम है, और जो छत्तीसगढ़ का मोर्टालिटी रेट है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और पूरे भारत की बात करेंगे तो जब ग्रामीण क्षेत्र की बात करेंगे तो 6.7 इसका रेट है, और शहर का 5.1 है। ये याद करना पड़ेगा, इसका और कोई तरीका नहीं है, याद करना ही पड़ेगा, नहीं याद करेंगे तो फिर गड़बड़ है। आगे ध्यान दीजिए, एक होता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, है ना। कैसे निकाला जाता है ये सब इकोनॉमी में मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसको आगे चल करके जो बेसिक क्लास होती है उसमें बताऊंगा कि क्या होता है मातृत्व मृत्यु दर, फिर क्या होता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, है ना। वो सब सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। बस यहाँ पर ध्यान देंगे, जो सर्वे आया है उसको देखिए, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट यानी कि जो शिशु जन्म लेता है उसमें से कितने मर जा रहे हैं। तो बोलता है कि 1000 बच्चे का जन्म ले रहे हैं तो उसमें से 32 बच्चे मर जा रहे हैं, ठीक। 2018 का है ये आंकड़ा। 2018 के पहले जो पिछला दशक था उसमें ये आंकड़ा 50 के आसपास था, ठीक है। तो घट करके 32 हुआ है तो अच्छा ही हुआ है। एमपी में सबसे ज़्यादा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, IMR। इन्फेंट मतलब होता है शिशु, बच्चा, ठीक। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट वो 48 है, और यही नागालैंड में सबसे कम है, यानी 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो केवल 4 बच्चे मर रहे हैं नागालैंड में, जबकि एमपी में 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो लगभग 48 बच्चे मर रहे हैं। और पूरे देश की बात करें तो 32 है, ठीक है। और पूरे देश में जन्म दर की बात करेंगे तो कितना है, 20 है। समझ में आई बात? चलें आगे। पूरे देश में मृत्यु दर की बात करेंगे तो 6.2 है ना। ये आप इसको याद कर लीजिएगा पूरा। ये SRS बुलेटिन जारी किया गया है। अगर आप एक दिवसीय इम्तहान देने जा रहे हो तो भी इम्पॉर्टेंट है, अगर आप बड़े इम्तहान देने जा रहे हो तो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक दिवसीय इम्तहान में 1 लाइन का पूछेगा, बड़े इम्तहानों में इसी को घुमा घुमा के देगा जैसे यहाँ दिया गया है, ठीक। तो देखिए आइए, बोलता है SRS राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तरों पर शिशु मृत्यु दर, जन्म दर, प्रजनन और मृत्यु दर संकेतक के विश्वसनीय वार्षिक अनुमान प्रदान करने के लिए एक जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण है। बिल्कुल सही, यही तो है ना। और कब से शुरू किया गया है? 1964-65 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था, यानी कि कुछ जगहों पर इसको शुरू किया गया था चेक करने के लिए कि क्या होगा। फिर उसके बाद 1969-70 से इसे पूरी तरीके से लागू कर दिया गया है, ठीक। अगला बोलता है SRS बुलेटिन के अनुसार 2018 में राष्ट्रीय जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर कितनी थी? 20 थी, है ना। यही तो बताया है ना। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, मृत्यु दर पूछ सकता था, शहरी का पूछ सकता था, ग्रामीण का पूछ सकता था, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। याद कर लीजिएगा पूरा, बेहद इंपॉर्टेंट है ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देंगे, बात करता है इलोंगेटेड कछुआ के बारे में। समझ लेते हैं, ध्यान देंगे। ये जो इलोंगेटेड कछुआ है इसके बारे में समझ लेते हैं। ध्यान देंगे, ये इलोंगेटेड कछुआ मतलब इलोंगेटेड का मतलब होता है कि खिंचा हुआ, थोड़ा सा लंबा, फैला हुआ, मतलब लंबा, ठीक। तो ध्यान देंगे मेरी बात। कछुए की एक प्रजाति है जिसे इलोंगेटेड कछुआ कहा गया। इंपॉर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि ये IUCN जो इंटरनेशनल यूनियन है नेचर के कंजर्वेशन के लिए, मतलब प्रकृति के संरक्षण के लिए जो संस्था हमारे पास है, IUCN ने इसे रेड लिस्ट
में शामिल करने के बाद इसको विलुप्त प्राय घोषित किया है ना, कि गंभीर रूप से ये विलुप्त प्राय है, अगर इसको मतलब संरक्षित नहीं किया गया तो खत्म हो जाएगी ये प्रजाति। ठीक, तो इसके लिए संरक्षण एरिया बनाया गया है ना। तो मुख्य रूप से ये आपका साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट यानी दक्षिणी पूर्वी एशिया में मुख्य रूप से ये पाया जाता है। और जब भारत की बात करेंगे तो भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर समझ पा रहे हैं है ना, जितने पूर्वोत्तर राज्य हैं ये जो यहाँ पे है राज्य है, बोलता है कि ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं, यहाँ पर ये पाया जाता है। ठीक, तो इस पे जो है एक सर्वे अभी ध्यान देंगे, देहरादून के इकोलॉजिस्ट ने एक सर्वे जारी किया और उसमें बताया कि जहां पर इसको संरक्षित रखना चाहिए था वहां पर ये संरक्षित न होकर के ये अपने क्षेत्र से बिखर गए हैं। लगभग 90% संरक्षित क्षेत्र से बाहर जा चुके हैं। ठीक, ये पहला रिपोर्ट देहरादून के इकोलॉजिस्ट ने जारी किया, बताया। और अब इसके बारे में समझ लेते हैं और कि ये जो कछुआ है बेसिकली ये लगभग 1 फीट इसकी लंबाई होती है इस कछुए की, और इसका जो पीठ पे जो इसका कवर होता है वो भी सकरा होता है और लंबा पतला सा फैला हुआ होता है। और इस कछुए का मुख जो होता है वो पीला होता है। तो इसको 3 नाम, मतलब एक तो इसको साल फॉरेस्ट कछुआ भी कहा जाता है, इसी को एक और नाम दिया जाता है इलॉन्गेटेड कछुआ, और इसी को एक और नाम दिया जाता है येलो कछुआ। तो 3 कछुआ, येलो कछुआ, इलॉन्गेटेड कछुआ और साल फॉरेस्ट कछुआ। इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो इंडोटेस्टुडो इलॉन्गेट, ये इस कछुए का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, अब ध्यान देंगे ये IUCN जो नेचर के कंजर्वेशन की बात करता है वो बताता है कि कहां कहां पर कौन किस क्षेत्र में है, मतलब कि किसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, तो वो अपनी सूची जारी करता है। तो देखिए उसने रेड सूची में इसको शामिल किया हुआ है। ठीक है, इस कछुए को रेड सूची में शामिल किया हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और रेड के अंतर्गत गंभीर रूप से लुप्त प्राय, मतलब अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो पूरा ये प्रजाति समाप्त हो जाएगी, ऐसी घोषणा IUCN ने की हुई है। इसका कहना है कि पिछले 90 वर्षों में, लगभग 3 पीढ़ियों में इसकी संख्या 80% कम हो गई है। मुख्य रूप से लोग इसका शिकार कर लेते हैं, इससे चाइना में इससे औषधि भी बनती है और लोग इसको खाने के लिए या तमाम चीज़ों के लिए इसको जो है इसका शिकार कर ले रहे हैं, इसलिए इसकी संख्या कम होती जा रही है। इसको बचाने के लिए रिजर्वेशन सेक्टर होगा, जो सेक्टर से ये बाहर जा चुके हैं। यही जो है मुख्य इंपॉर्टेंट चीज है कि सेक्टर से लगभग 90% जो कछुए हैं वो उस क्षेत्र से बाहर जा चुके हैं। ठीक, तो आइए समझते हैं। इसमें जो पहला लाइन दिया हुआ है ये एकदम सही है। दूसरा लाइन में बोलता है रेड सूची में असुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध है। देखिए असुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध होना तो बहुत बड़ी बात नहीं है, असुरक्षित है तो उसको सुरक्षा मिलेगा, लेकिन यहां पर बोलता है गंभीर रूप से लुप्त प्राय है ना। तो ये लाइन यहां पर ये गलत हो जा रहा है। रेड सूची में तो है, यहां तक सही है, लेकिन रेड सूची में असुरक्षित के रूप में नहीं बल्कि गंभीर रूप से लुप्त प्राय के रूप में ये सूचीबद्ध है। समझ पा रहे हैं बात? तो उम्मीद करते हैं कि आप ये क्वेश्चन समझ पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें बात करता है कि पराबैंगनी कीटाणुनाशक विकिरण UVGI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ध्यान देंगे यहां पर, इसमें आप समझिए ये UVGI है क्या, इसको समझेंगे तो आप ऑटोमेटिक ये इसको कर पाएंगे। ये जो
कोरोना वायरस फैला हुआ है, सब उसी के खेल हो रहा है, उसी के लिए हो रहा है। देखिए अभी मतलब कि आज की ही क्लास में साइंस वाले जो साइंस का क्विज सेक्शन हुआ है उसमें मैंने आपको बताया कि वो केवल ध्वनि की मैंने बात किया कि जो किरणें 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हैं वो जीवाणुओं कीटाणुओं को मार सकती हैं, बताया था मैंने। ध्यान देंगे यहाँ पर सूर्य से जो किरणें आ रही हैं, यूवी किरणें, है ना, आप ध्यान देंगे सूर्य से जो आने वाली यूवी किरणें हैं उनको 3 भागों में बांट दिया जाता है, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी किरणें। सबसे खतरनाक जो किरणें होती हैं वो यूवी सी किरणें होती हैं, जिसे वायुमंडल द्वारा पूरा अवशोषित कर लिया जाता है, पृथ्वी के सतह पर नहीं पहुंच पाती हैं। अगर ये पृथ्वी के सतह पर पहुंचे तो तमाम जो है कैंसर जैसी बीमारियां और तमाम और स्किन संबंधी डिजीजेस फैलेंगे, है ना। तो ओजोन परत वायुमंडल में विद्यमान है और तमाम ऐसी गैसें हैं जो वायुमंडल में इसको अवशोषित कर लेती हैं। क्लियर? इसका मतलब ये है, ध्यान देंगे, ये हानिकारक हैं, लेकिन साथ में ये जो किरणें हैं यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी, ये तीनों किरणें, इनके पास जो मुख्य गुण होता है वो ये कि ये जो कीटाणु होते हैं उनको मार देती हैं, है ना। जो सेल का डीएनए होता है उसको भी जो है ये मतलब अफेक्ट करती हैं, कमजोर कर देती हैं। तो उसी को आधार मान करके यूवीजीआई मतलब परावैज्ञानिक कीटाणुनाशक विकिरण की बात की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जो सार्वजनिक स्थल हैं, रेस्टोरेंट है, स्कूल है ना, मॉल है, वहाँ पर वायु और पानी दोनों में उपस्थित जो कीटाणु हो उनको मारने की बात की जा रही है। आप देखते होंगे आरओ जो आप लोग लगवाते हैं पानी पीने का, है ना, उसमें देखिए एक यूवी लिखा रहता है कि मतलब इसमें फिल्ट्रेशन यूवी के माध्यम से भी होता है। तो उसमें यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट किरणों के माध्यम से जो है यही यूवीजीआई होता है उसमें, कि उसके माध्यम से वो उसमें जो कीटाणु होते हैं उनको मार देता है। क्लियर? अब बात यहाँ समझिए कि ये वास्तव में कर सकता है, नो डाउट। ये करता क्या है कि ये यूवी तरंगों का नकल कर लेता है। ये जो यूवी किरणें हैं सेम टू सेम वैसा ही जो है ये विकिरण करता है, जिससे जो कीटाणु होते हैं उनका विनाश हो जाता है। लेकिन जब बात करेंगे कॉस्ट की, तो बल्क में इसको लगाया नहीं जा सकता है, बड़ा कॉस्ट मतलब इफेक्टिव नहीं है, बड़ा महंगा पड़ जाएगा, है ना। तो हालांकि एक सॉल्यूशन दिया गया है, इन थियोरी है, प्रैक्टिकल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। न्यूज़ में द हिंदू में, है ना, द हिंदू न्यूज़पेपर में है ये, इसके बारे में इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। तो देखिए बोलता है कि यूवीसी किरणें सबसे हानिकारक हैं और पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा पूरी तरह से अवशोषित होती हैं। सबसे हानिकारक यही है, मैंने बोला कि ये पहुंच नहीं पाती है सतह पर, ये पूरी तरीके से अवशोषित कर ली जाती है। किसके द्वारा? जो वायुमंडल है उसके द्वारा पूरी तरीके से अवशोषित कर ली जाती है। तो ये पहला लाइन करेक्ट है। दूसरा लाइन, यूवीजीआई हवा को कीटाणु रहित करने और कुछ संक्रामक रोगों को फैलाने से रोकने के लिए यूवी प्रकाश के विनाशकारी गुणों का उपयोग करता है। बिल्कुल सही, जो इसका विनाशकारी गुण है, कीटाणुओं को मारने वाला गुण है, वही उपयोग करेगा, ये वही गुण उपयोग करता है। ये भी लाइन सही है, ठीक है। तो इस संदर्भ में अगर आप देखें तो लाइन 1 लाइन 2 सही है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हुए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि अंतरराज्य प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979 रोजगार और सेवा की शर्तें विनियमन, है ना, विनियमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ध्यान देंगे ये मुद्दा क्यों उठा है, इसको बात करते हैं, समझते हैं। ध्यान देंगे ये जो
अंतरराज्य प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979 है, वो आज मुद्दा क्यों बना हुआ है? क्यों मुद्दा बना हुआ है? क्योंकि इस तालाबंदी में, इस लॉकडाउन में सारे जो श्रमिक हैं वो या तो फंस गए हैं कहीं पर, या फंस गए हैं, या फिर जो है उनको वहां से लाया जा रहा है तो उनके जो हित हैं उनका हित गौड़ हो जा रहा है, या तो वो पेमेंट नहीं पा रहे हैं या तमाम चीज़ें, है ना, चूँकि सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है। तो 1979 में ही एक अधिनियम लाया गया था और उसके तहत जो लोग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाकर के काम करेंगे उनके हितों के रक्षा की बात की गई थी। उसमें कुछ बातें लिखी गई थी, उन्हीं बातों को बोला जा रहा है कि सही तरीके से लागू किया जाए, है ना, ये लोग मांग कर रहे हैं। और प्रॉब्लम ये है कि ये जो अधिनियम है इसको 2019 में व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम की स्थिति संहिता 2019 के तहत इसको विलय करने का प्रस्ताव रखा गया है। कुल 13 श्रम कानूनों को विलय करके एक ये बनाया जाने का प्रयास किया जा रहा है। उस 13 में ये आपका अंतरराज्य प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979 भी शामिल है ना। अभी ये प्रस्तावित है, इसमें क्या क्या है उसको समझिए। बोलता है कि इसके अनुसार कोई भी संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी कंपनी या कोई ठेकेदार जो यहाँ मतलब किसी राज्य से कर्मचारी लेकर के दूसरे राज्य में जा रहा है, अगर उसके संस्था में या उस ठेकेदार के अंतर्गत कम से कम 5 लोग, मतलब 5 लोग निर्धारित संख्या है, बोलता है 5 लोग अगर काम कर रहे हैं तो वो इस अधिनियम के अंतर्गत आएगा। उस संस्था को इस अधिनियम का पालन करना पड़ेगा। अब बोलता है कि वो 5 लोग पिछले 1 साल में अगर एक भी दिन काम किए हैं किसी ठेकेदार के अंदर या किसी कंपनी के अंदर, दूसरे राज्य का 5 आदमी किसी संस्था में या किसी ठेकेदार के अंदर काम किया है तो वो संस्था, वो ठेकेदार उनके प्रति जिम्मेदार होगी 1979 अधिनियम के तहत। क्या होगा उसमें? बोलता है कि देखिए, बोलता है कि कोई भी संस्था जो होगी, जो मूल संस्था होगी, वह नियुक्ति देने से पहले, यानी कि अगर मान लो कोई बिहार से या उत्तर प्रदेश से गुजरात जा रहा है किसी कंपनी में काम करने के लिए, तो गुजरात को जो कंपनी में काम करने जा रहा है उस कंपनी को पहले पंजीकरण कराना पड़ेगा कि हम फला फला आदमी को नौकरी देने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? बिना पंजीकरण कराए नौकरी नहीं दे सकता है। ये नियम 1979 में ही लाया गया है, लेकिन ऐसा कभी पालन वालन होता नहीं है। नौकरी करने वाले को नौकरी चाहिए होती है, उसको पंजीकरण से कहाँ मतलब है, बस नौकरी मिल जाए, है ना। तो पंजीकरण प्रमाण पत्र के बिना नियुक्ति से प्रतिबंधन है, लेकिन ऐसा कभी जो है सामान्य तौर पर होता नहीं है। आगे बोलता है कि जो ठेकेदार यहाँ से लेकर के जाएगा किसी कर्मचारी को, उसके पास एक लाइसेंस होना चाहिए। और आगे चीज बोलता है कि जो न्यूनतम मजदूरी होगी, जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत जो न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई होगी देश के अंदर, उससे कम मजदूरी पर काम नहीं कराया जा सकता है। ये अंतरराज्य प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979 का हाईलाइट बिंदु है जो मैंने आपको बताया। ये हाईलाइट पॉइंट है, होने को बहुत सारे पॉइंट हैं। ये 4 प्रमुख हाईलाइट पॉइंट हैं। पहला कि कोई भी नियुक्ति नहीं दे सकता तब तक जब तक कि वो पंजीकृत न करा दे। ठीक, बोलता है कि जो ठेकेदार या जो प्रतिष्ठान 5 लेबर या उससे अधिक को अपने पास काम करा रही है वो इस अधिनियम के अंतर्गत आएगी। और अगर वो
पूरे एक साल में एक भी दिन काम कराया है 5 या उससे अधिक लोगों को, तो भी वो उसके अंतर्गत आएगा। ठेकेदार के पास ठेकेदारी का लाइसेंस होना चाहिए लेबर ले आने का। और बाकी बोलता है कि इनकी जो मजदूरी होगी वह न्यूनतम मजदूरी जो अधिनियम होगा उसके तहत जो न्यूनतम मजदूरी तय की गई होगी उससे कम पे काम उनको कराया नहीं जा सकता है। क्लियर है? तो ये बेसिक चीज़ें इसके संदर्भ में हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लोगों को तो एक डर ये है कि ये जो विलय हो रहा है कहीं इसमें ये खत्म ना हो जाए, पहला डर। और दूसरा डर क्या है, दूसरी समस्या क्या है, डर क्या है, समस्या है कि जो लोग दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं आज के डेट में वो भाग करके अपने देश में मतलब अपने राज्य में आ रहे हैं। अब कई समस्याएं पैदा होंगी। पहली समस्या क्या पैदा होगी कि जो लोग काम कर रहे हैं उनकी नौकरी खत्म हो रही है। दूसरी चीज जो काम कराने वाले लोग हैं, लॉकडाउन खत्म होगा तो भी उनका काम नहीं शुरू हो पाएगा। क्यों? क्योंकि काम करने वाले ही नहीं रहेंगे ना। समझ पा रहे हैं बात हमारी आप? तो दो समस्याएं आ रही हैं। तो बेसिकली जो ध्यान देने की बात है यहाँ पर, जो ये लोग प्रवासी लोग हैं, मतलब जो दूसरे राज्य में जाकर के काम कर रहे हैं, उनके हितों की रक्षा की बात की जा रही है। तो बोलता है यह हर उस प्रतिष्ठान और ठेकेदार पर लागू होता है जो दूसरे राज्य के 5 या अधिक प्रवासी कामगारों को रोजगार देते हैं, या अगर इसने पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन 5 या अधिक ऐसे कामगार लगाए हों। तो ये लाइन एकदम सही है। ठीक है। यहां दूसरा बोलता है प्रमुख नियोक्ता संबंधित प्राधिकरण से पंजीकरण के प्रमाण पत्र के बिना अंतरराज्य के कामगारों को नियुक्त कर सकता है। यहां लिखा है कर सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। बिना अनुमति के नियुक्ति नहीं कर सकता है। ये गलत है, गैर कानूनी है। अगर कोई किया हुआ है तो आप उस पर क्लेम कर सकते हो। समझ पा रहे हैं बात आप? तो यहां पर लाइन 1 करेक्ट है, लाइन 2 इनकरेक्ट है। इसलिए जो आंसर सही होगा केवल एक सही होगा। तो ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। तो आइए अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, RIMEE से जुड़ा हुआ है, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट फॉर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। क्यों न्यूज में है? न्यूज में यह है इसलिए कि IRIMEE को लोगों ने, मतलब न्यूज में, मीडिया में तमाम तरीके का यह न्यूज आया कि इसको शिफ्ट किया जा रहा है लखनऊ में। IRIMEE को शिफ्ट किया जा रहा है लखनऊ में। है क्या ये? समझते हैं। देखिए, जो रेलवे प्रशिक्षण देती है उसके 6 केंद्र हैं। ध्यान देंगे, रेलवे के केंद्रीकृत प्रशिक्षण की बात करेंगे तो 6 केंद्र है टोटल। उन 6 में से एक है ये जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण देता है। ठीक। और ये स्थित है बिहार के मुंगेर जिले में जमालपुर जगह है, वहां पर स्थित है। ठीक। अब ये न्यूज में ये था कि इसको जमालपुर से शिफ्ट किया जा रहा है लखनऊ में। तो रेलवे ने कल आधिकारिक सूचना जारी की और बोला कि ऐसा कोई भी कहीं से कोई सूचना नहीं है। अगर कोई ऐसी सूचना है तो ये भ्रामक है। रेलवे के द्वारा ऐसा कोई कदम उठाया जाना निर्णय नहीं लिया गया है। ठीक। अब समझते हैं कि ये IRIMEE का जो, मतलब जब ये गठित किया गया था तो एक तकनीकी विश्वविद्यालय के रूप में 1888 में ही गठित किया गया था। ठीक। बाद में आगे चल करके सन 1927 में ये रेलवे के लिए काम करना शुरू किया। तो रेलवे के लिए जो है ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण केंद्र है ना। तो इतना ही है इसके बारे में, और कुछ है नहीं यहाँ पर। तो न्यूज़ में मुख्य रूप से ये इसीलिए था
क्योंकि लोगों ने ये बोला, यहाँ न्यूज में ये अफवाहें थी कि जमालपुर से लखनऊ जा रहा है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक केंद्र है ना, केंद्र है, प्रशिक्षण का 6 केंद्रों में से एक है। यह मतलब न्यूज में है तो जाहिर सी बात है ये पूछे जाने की संभावना है। कहाँ स्थित है? तो जमालपुर में, मुंगेर जिले में। ठीक है, मुंगेर कहाँ पर है? बिहार में है ना। तो आइए, इसको स्थापित कब किया गया था? 1888 में, यूनिवर्सिटी के रूप में। बाद में ये 1927 से रेलवे के लिए काम करने लगा। ठीक, तो आइए देखते हैं। इसमें बोलता है कि IRIMEE भारतीय रेलवे के 6 केंद्रीकृत प्रशिक्षण संस्थानों में से एक है जो रेलवे अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कार्य करता है। बिल्कुल सही, 6 में से एक है ये, है ना। आगे बोलता है कि यह नई दिल्ली में स्थित है। तो देखिए, ये जो जगह है ये नई दिल्ली नहीं बल्कि जमालपुर में स्थित है, बिहार के जमालपुर में स्थित है, मुंगेर जिले के। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, इसलिए ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, अभी हाल फिलहाल में गैस रिसाव हुआ, उसके बारे में जो है हमने अभी चर्चा नहीं किया है, करेंगे चर्चा आगे। तो उससे संबंधित एक यहाँ पर जानकारी आपको मैं देना चाहूँगा कि जो लोग ऐसी कंपनियों में काम करते हैं उनको मुआवजे का अधिकार होता है ना। तो ध्यान देंगे, ऐसी कंपनियां जो खतरनाक कार्य कर रही हैं गैस, मतलब इस सेक्टर में जहाँ पर गैस रिसाव होते हैं, लोग मर जाते हैं, तमाम तरीके के जो है ऐसी जो कंपनियां हैं, हजार्डस कंपनियां, खतरनाक कंपनियां, उसमें जो लोग काम करते हैं उनके लिए 2 सिद्धांत, एक सख्त दायित्व, एक पूर्ण दायित्व, 2 सिद्धांत है ना। उसको समझिए। सख्त दायित्व सिद्धांत क्या है? सख्त दायित्व सिद्धांत में बोला कि अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में कार्य कर रहा है और वहां पर कोई रिसाव या कुछ ऐसा हुआ और वो उससे क्षतिग्रस्त हो गया, समस्या उसको आई, तो वो पेमेंट कंपनी करेगी, कंपनी मुआवजा देगी। क्लियर है? लेकिन अगर काम करके वो वहां से चला गया, काम करके खत्म हो गया वहां से, और फिर भगवान के किसी कार्य के द्वारा, यानी एक्ट ऑफ गॉड, भगवान के किसी कार्य द्वारा प्राकृतिक आपदा कुछ ऐसी आई कि लोग जो है वहां पर लोगों को जो उसमें काम कर रहे थे नुकसान हो गया, है ना, क्षतिग्रस्त हो गए, तो बोलता है कि उस समय ऐसी स्थिति में अगर भगवान के द्वारा कोई स्थिति आपदा उत्पन्न की गई है तो फिर उन्हें मुआवजा देने का कोई मतलब नहीं होगा, कंपनी को छूट होगी कि वो मुआवजा ना दे। ये सख्त दायित्व है ना। ध्यान देंगे, ये अंग्रेजों के समय से चलता आया था। विशाखापट्टनम गैस त्रासदी मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, NGT ने कंपनी को 50 करोड़ रुपया देने का मुआवजा देने का आदेश दिया था। तो कंपनी ने दिया था और वो जो रूल था वो सख्त दायित्व के रूप में देखा गया था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 1986 में ये सख्त दायित्व हटा दिया, है ना। बोला सख्त दायित्व नहीं, पूर्ण दायित्व लेना पड़ेगा कंपनी को, है ना। और ये बोला कि उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, जीवन जीने के अधिकार अनुच्छेद 21 के अनुसार अगर उनके साथ कुछ भी होता है, किसी भी स्थिति में, कैसी भी परिस्थिति में कुछ भी होता है, तो पूरी कंपनी को मुआवजा देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये दिल्ली में ओलियम गैस रिसाव के मामले में 1986 में ऐसा डिसीजन दिया गया था। तो यहां पर जो आपसे पूछ रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में भारत जैसी औद्योगिक अर्थव्यवस्था में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त दायित्व को अपर्याप्त पाया और इसे पूर्ण दायित्व सिद्धांत से बदल दिया। तो यही 1986 में दिल्ली में ओलियम गैस रिसाव में जो है ये सख्त दायित्व को बदल करके पूर्ण दायित्व में बदल दिया। तो इसका ऑप्शन ये बी फॉर बॉल इज द करेक्ट आंसर। विशाखापट्टनम वाले में तो हम लोगों ने वही सख्त दायित्व का ही जो है इस्तेमाल किया था। ठीक, लेकिन ये ओलियम गैस रिसाव मामले में 1986 में हमने उसको बदल करके पूर्ण दायित्व का रूप दे दिया, जो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत आता है।
तो आज की क्लास में बस यही तक। अगली क्लासों में फिर देखेंगे कि कल के क्या मतलब करंट अफेयर्स रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं, बेहतर लगा है। साथ बने रहने के लिए अभी तक धन्यवाद।